वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट का हमने डिफिनीसन इस बोर्ड पे लिखा हुआ है और इस डिफिनीसन में हमने 3 चीज़ें लिखी है। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो फिर उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला बात हुआ कि ऐसा करंट जिसका एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट होना पड़ा। दूसरा ये हो गया कि उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है टाइम के साथ वेरी करना पड़ा। और तीसरा जो हो गया कि उस करंट का जो डायरेक्शन है रिवर्स होना पड़ा प्रेडिकली। अगर ये 3 बातें सेटिस्फाइड हो गई किसी भी करंट में तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब इन 3 बातों को समझने के लिए हम लोग एक करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं और डिफरेंट ग्राफ्स बना के समझने का कोशिश करेंगे कि वो अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया हुआ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमने करंट को लिया हुआ है और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब इस करंट और टाइम के बीच में एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं कि हम एक साइन वेव बनाते हैं। तो वहाँ पे साइन वेव ऐसा होता है। तो ये अब वेव के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस ओरिजिन पे टाइम का जो वैल्यू है टाइम t इज इक्वल टू 0 है। जैसे जैसे ओरिजिन के राइट में हम लोग जाएंगे टाइम का हमारा वैल्यू ग्रो कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कुछ सेकेंड हो गया, मान लेते हैं हम लोग टाइम t1 मान लेते हैं। तो यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो करंट यहाँ पे देगा, ये वाला मान लेते हैं यहाँ पे I1 वैल्यू हो गया। फिर अगर हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे टाइम t2 पे गए तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो करस्पॉन्डिंग करंट है ये वाला है, यहाँ पे हमारा I2 हो गया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसका जो करस्पॉन्डिंग करंट है यहाँ पे हो जाएगा, ए हमारा हो गया, ए मान लेते हैं ए T3 पे हमारा करंट हो गया I3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है करंट का जो वैल्यू है ये भी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखें इस टाइम T1 पे करंट यहीं पे था, मगर जैसे टाइम बढ़ा तो टाइम T2 पे करंट इतना हो गया I2 जो कि I1 से ग्रेटर है। फिर हम लोग टाइम T3 पे देख रहे हैं तो ये करंट हो गया जो कि सबसे ज़्यादा ग्रेटर है। और इसके बाद अगर हमारा टाइम बढ़ते रहा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर करंट जो है अब इस वैल्यू से जो एक मैक्सिमम वैल्यू आया है उससे घट रहा है और घटते घटते यहाँ पे करंट एकदम क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 0 हो गया फिर एक करंट जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अब फिर से करंट इंक्रीज करना शुरू कर दिया, मगर ये जो करंट इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस है, क्योंकि इधर हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस को लेते हैं और इस ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस को लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में फिर से बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे आके एक मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का और फिर घटना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइट बढ़ा तो फिर करंट बढ़ेगा, इस पोजीशन पे आके एकदम एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगा और फिर घटना शुरू होगा। फिर नेगेटिव एक्सिस में करंट बढ़ेगा और फिर घटेगा और इस तरह से चला जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है करंट का ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम T1 पे कुछ और करंट, टाइम T2 पे कुछ और करंट, टाइम T3 पे कुछ और करंट। तो ये जो हमारा टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये जो करंट का जो वैल्यू है ये तुम्हारा टाइम के साथ एकदम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये पहला फैक्टर हम लोग का जो है ये सेटिस्फाइड हो गया। दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये ओरिजिन है, उसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जब ये यहाँ पे ये करंट है तो ये करंट जो है इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में है।
मगर यहाँ पे जो करंट जब आया तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस में हो गया, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के बाद हमारा क्या हो रहा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, फिर तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि करंट जो है अपने डायरेक्शन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, बदल दे रहा है। पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो हम लोग ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं कि डायरेक्शन रिवर्सेज पेरिडिकली, तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि पहले पॉजिटिव में था, फिर नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में गया, फिर नेगेटिव में गया। तो ये हम लोग को डायरेक्शन रिवर्स दिख रहा है। मगर पेरिडिकली का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारा करंट डायरेक्शन जो है चेंज हो, तब उसे हम लोग कहते हैं कि प्रेडिक्ट तरीके से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब इस पोजीशन से लेके यहाँ तक के लिए करंट ऐसे यहाँ तक जाने के लिए मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा, सपोज करते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर अपना 2 सेकेंड ही लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसके ठीक सामने यहाँ से 2 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ही 2 सेकेंड लगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर 2 सेकेंड के बाद करंट की जो डायरेक्शन है चेंज हो रही है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि पेरिडिकली डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सेकेंड हो जाता, तो इसका मतलब ये 2 सेकेंड में चेंज हुआ है, 3 सेकेंड में हो गया, तो इसको हम लोग प्रेडिक्ट तरीके से करंट चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है, प्रेडिक्ट का मतलब हो गया कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हम 2 सेकेंड मानते हैं तो 2-2 सेकेंड में करंट की डायरेक्शन क्या होनी पड़ी, चेंज होनी पड़ी, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ऐसे हुआ। और इसमें हम लोग देख रहे हैं साइन वेव में कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये भी हमारा जो फैक्टर है, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। अब आता है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे देखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसमें देखें क्या कि जैसे जैसे करंट टाइम ग्रो कर रहा है, पहले करंट जो है बढ़ रहा है, यहाँ पे I1 था, फिर I2 है, फिर यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके जो है करंट सबसे मैक्सिमम हो जा रहा है, और उसके बाद जो है फिर टाइम बढ़ ही रहा है तो करंट घटना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे 0 होके फिर जब नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस में करंट बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक ये वैल्यू पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा करंट, फिर उसके बाद घटेगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट पे करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटेगा एंड सो ऑन। तो एक्स एक्सिस से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कह के हम लोग कहते हैं। तो ये जो करंट की जो वैल्यू है इस पोजीशन पे, इस पे दूसरे वाले पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे, ये जो पिक पॉइंट है यहाँ पे, तो इस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ का जो करंट का वैल्यू होता है इसे हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। इसके दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं पिक वैल्यू ऑफ एसी करंट कह के या अल्टरनेटिंग करंट कह के हम लोग कहते हैं। तो ये जो है फिर यहाँ का जो करंट है I1 I2 को हम लोग नहीं कहेंगे, जो इस पॉइंट का पिक पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ करंट है इसे हम लोग, जैसे I3 हमने यहाँ पे देखा है, इसको हम लोग कहेंगे पिक वैल्यू ऑफ करंट। तो साइन वेव जब चलता है तो यहाँ का जो पिक है, यहाँ का अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींचें तो यहाँ पे जो पिक आया, यहाँ पे जो पिक आया, यहाँ पे जो दूसरा पिक आया, सारे के सारे पिक जो होती हैं एकदम एक ही स्ट्रेट लाइन में जैसे रहती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे अब हम लोग एक लाइन को ड्रा करें तो यहाँ का जो पिक है उसको खींचेंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रेट लाइन में पढ़ने का मतलब ये हो गया कि एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी उतना ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड भी हमारा इस केस में कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल अल्टरनेटिंग करंट होने के लिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना पड़ा, डायरेक्शन जो है रिवर्स होना पड़ा पेरिडिकली,
और तीसरी बात कि मैग्नीट्यूड जो है करंट का टाइम के अनुसार वेरी करना पड़ा। अगर ये 3 हो गया तो हम लोग उससे कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम लोग दूसरा एक जो ग्राफ है इसको हम लोग देखते हैं और इस ग्राफ में देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं। अब फिर से हमने क्या किया कि हम एक करंट और टाइम दोनों के बीच में एक हम दूसरा ग्राफ ले रहे हैं और एक टाइम है, करंट और टाइम के बीच में हम लोग यहाँ पे फिर से एक ग्राफ ले रहे हैं। मान लेते हैं एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे वाई एक्सिस में करंट है। अब हम लोग एक दूसरा लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक ऐसा वेव जा रहा है, ऐसे 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 वेव जा रहा है। तो अगर हमको जानना पड़ेगा, इसका हम लोग कहते हैं ट्रायंगल वेव, हम लोग नाम से जानते हैं। और करंट और टाइम के बीच में जो ये वेव है, ट्रायंगल वेव है, अब इसको हम लोग कहना चाहें कि अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को 3 बातें सेटिस्फाइड होना पड़ा। तो हम लोग बारी बारी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो पिक वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसे हम लोग आई नोट से मान लो कि रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ की जो वैल्यू है ये भी उतना ही वैल्यू होना पड़ा, ए और ए वाला तुम्हारा आई नोट भी होना पड़ा। और यहाँ पे भी मान लो कि आई नोट ही है। और यहाँ पे ये जो नीचे वाले डायरेक्शन में भी है, यहाँ पे भी ये जो वैल्यू होना पड़ा आई नोट ही होना पड़ा। और यहाँ पे भी ये वैल्यू है ना पड़ा, आई नोट ही होना पड़ा। यहाँ पे भी जो है ये भी आई नोट ही है। मगर चूंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि ये तो ओरिजिन है, तो इधर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसके नीचे जो हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इसमें हम लोग एक प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, और ये चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है, हम लोग नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन देखेंगे। तो हम लोग इस वेव में भी क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल वेव में भी, कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है या पिक वैल्यू ऑफ एसी है, यहाँ पे प्लस आई नॉट है। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि हर पिक पे, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हर पिक पे हम लोग इसका पिक, इसका पिक, इसका पिक सभी को देख रहे हैं, सभी एक ही वैल्यू पे है। यहाँ पे प्लस आई नॉट है, यहाँ पे माइनस आई नॉट है। तो सभी का देख रहे हैं कि सेम पिक पे है, तो ऑब्वियस है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया। दूसरा बात हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम ग्रो कर रहा है, करंट पहले ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, फिर वहाँ से रिड्यूस होके 0 हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेजुअली इंक्रीज किया, फिर रिड्यूस होके 0 हो गया। तो ये हम लोग इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ जो है करंट क्या हो रहा है, अपने मैग्नीट्यूड को बदल रहा है। तो ये दूसरा हम लोग का बात सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा बात हम लोग देखें तो ये जो ऊपर हो रहा है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो रहा है, तो फिर ये करंट अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और अगर ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो इसको हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि ये हमारा प्रेडिक्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वेव भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग कुछ और भी ग्राफ्स देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा टाइम हुआ और ये हमारा हुआ करंट। तो इन दोनों के बीच में एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसे। अब इसको हमको चेक करना है कि अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात देखेंगे, जैसे ये तो हमारा ओरिजिन हो गया और टाइम t इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसमें इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है करंट जो है ये सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं जा पा रहा है। मतलब इस करंट का जो डायरेक्शन है प्रेडिकली चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट नहीं कहेंगे। इस करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का मीनिंग हो गया कि एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन जो है टाइम के अनुसार चेंज न हो, ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। और ऐसा डायरेक्ट करंट जो हमारा बैटरी है या सेल है,
तो बैटरी और सेल उसके अंदर जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं उसके वजह से ये डायरेक्ट करंट हम लोग को मिलता है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम के अनुसार ये जो करंट है अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं कर रहा है। इसे हम लोग स्टेडी करंट भी के नाम से जानते हैं। और इस डायरेक्ट करंट को हम लोग नॉन ऑसिलेटिंग करंट भी बोलते हैं। इसलिए नॉन ऑसिलेटिंग करंट बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा है। मगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो उसे हम लोग ऑसिलेटिंग करंट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा डायरेक्शन जो है पेरिडिकली चेंज होता है। तो ये रहा एक। हम लोग दूसरा भी एक देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये टाइम है और इधर हमारा हो गया करंट हो गया, और हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा हो गया सीधा ओरिजिन हो गया, टाइम t इक्वल टू 0, इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस ओरिजिन के जो नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग इस करंट में भी क्या देख रहे हैं, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है ये तो सेम है, हर जगह एम्पलीट्यूड ऑफ करंट तो सेम है। मगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस करंट का भी डायरेक्शन जो है टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि पेरिडिकली इस करंट का भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर होता तो ये करंट सिर्फ ऊपर नहीं होता, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी होता। इसलिए हम लोग इस करंट को भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में भी है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। कोई भी करंट नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आया है, अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर पाया है। इसलिए भी इसको भी हम लोग कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। तो इस तरह का जो करंट होता है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जिसको यूज करके हम लोग यूनिडायरेक्शनल करंट बना देते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल करंट हो गया, मतलब टाइम के अनुसार डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग डीसी के रूप में भी लेते हैं। और एक्चुअली ये जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफाई करके इसे बनाया जाता है। अब हम लोग किसी भी सर्किट में अगर एसी सोर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो किस सर्किट डायग्राम सिंबल से एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा एसी सोर्स का जो सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ये रहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसमें हम लोग किसी भी एसी सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका सर्किट डायग्राम हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो सिंबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सिंबल को ही हम लोग कहेंगे सर्किट डायग्राम सिंबल फॉर एसी सोर्स। मतलब ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कौन सा सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, एसी सोर्स प्रोवाइड किया है। मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसको हम लोग इसी डायग्राम को कैसे बनाएंगे। हमारा ये रेजिस्टेंस वही है और हमारा यहाँ पे एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बैटरी है डायरेक्ट करंट पैदा करता है। तो ये वाला जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हम लोग का डीसी करंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए ये एसी सोर्स के लिए हम लोग इस तरह का सर्किट डायग्राम सिंबल यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अगर हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट पैदा करना है तो हम लोग कैसे पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास एक थ्योरी है, कॉइल ऑफ वायर हम लोग लेते हैं और इस कॉइल को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रोटेट करते हैं। जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, और जब वो चेंज होगा तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसके बेसिस पे वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसी को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में इस थ्योरी को यूज करके हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा करते हैं। अब इस थ्योरी पे ही बेस्ड एक हम लोग डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है एसी
जेनरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। और एसी जनरेटर एक्चुअली इस थ्योरी का ही प्रोटोटाइप है, क्योंकि एसी जनरेटर इसी पे थ्योरी पे बेस्ड होके ये बनाया जाता है। और एसी जनरेटर का दूसरा भी हम लोग नाम है अल्टरनेटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और यही एसी जनरेटर जो है हम लोग का अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट जो है ये हमारा पैदा करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जो पैदा होता है, ये हम लोग का इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होता क्या है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी। और अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो हम लोग को I क्या होता है, E/R, जहाँ की R रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है जिससे हम लोग रोटेट करके अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं। और इसको हम लोग I E के बदले लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा टी अपन R। और I E0/R जो है इसके बदले हम लोग लिखते हैं I0 sin ओमेगा टी। तो ये जो फार्मूला है और ये जो फार्मूला है ये दोनों अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये जो E लिखा है, E0 लिखा है, ओमेगा, ये सब का मतलब क्या है, चाहे I या I0 का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ग्राफ से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ है टाइम और वोल्टेज के बीच में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक, चूंकि यहाँ पे साइन वेव है तो हम लोग यहाँ पे एक साइन वेव बनाते हैं। अब E का मतलब क्या होता है, इसको अगर हमको समझना पड़े तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब होता है ये जो करंट वोल्टेज है ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे टाइम ग्रो कर रहा है, यहाँ पे टाइम t = 0 होता है, जैसे जैसे टाइम ग्रो कर रहा है इसका जो वोल्टेज है चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब अगर हमको किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताना हो कि वोल्टेज का वैल्यू कितना है तो वो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए मान लें कि यहाँ पे ये टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है या यहाँ पे टाइम t3 है, और यहाँ का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा ये होगा यहाँ का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा यहाँ पे होगा ये वाला, यहाँ का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा ये हो गया। तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कि यहाँ पे E रिप्रेजेंट कर रहा है। अब E0 का मतलब हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब जब यहाँ पे तो वोल्टेज 0 है, जैसे जैसे टाइम ग्रो करा ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है और फिर वहाँ से फिर मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे आके रिड्यूस होके 0 हो जाता है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है और फिर यहाँ पे 0 हो जाता है। तो हम लोग ये जो पीक वैल्यू के बारे में जो बात कर रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसी को हम लोग कहते हैं E0। तो E0 का मतलब हो गया कि जब अल्टरनेटिंग करंट चलता है तो मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है उसी को हम लोग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा कहने का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और इसका फॉर्मूला जो है 2π/T या हम लोग 2πf के नाम से भी जानते हैं। ये टाइम पीरियड है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमको ग्राफ्स पे दिखाना पड़े तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। हमारा मान लेते हैं कि ये चूँकि करंट है तो इधर हम लोग करंट लेंगे, इधर हम लोग टाइम लेंगे। इसका भी वही कंडीशन है, ये भी साइन वेव है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और अगर हमको किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मान लो कि इस टाइम पे टाइम t1 है, इस पे हमको करंट का वैल्यू जानना है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट दैट टाइम। तो I का मतलब हो गया कि जैसे जैसे टाइम ग्रो कर रहा है किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे, मान लो कि हमने ये टाइम चूज किया, ये t2 है, तो इस टाइम पे करंट का जो वैल्यू है, ये करंट का वैल्यू कितना होगा उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट दैट टाइम। अब यहाँ पे I0 है, I0 का मतलब पीक वैल्यू
ऑफ करंट हो गया। तो मतलब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस पीक पे करंट का एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है और यहाँ पे भी इस पीक पे एक करंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में है इसलिए प्लस आई नॉट और इधर है माइनस आई नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट के नाम से। और यहाँ पे ओमेगा जो है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फार्मूला तो यहीं पे हो गया। किसी किसी किताब में हम लोग इस फार्मूले के बदले हम लोग क्या देखते हैं कि लिखा होगा E = E0 cos ओमेगा टी, और इसके बदले क्या लिखा रहता है I = I0 cos ओमेगा टी। तो चाहे हम लोग इस फार्मूला को या इस फार्मूला को यूज करें या इसको करें, इन दोनों में एक्चुअली में फ़र्क है नहीं। ग्राफ में कुछ वेरिएशंस दिखता है मगर दोनों साइनोसॉइडल इक्वेशंस ही हैं या साइनोसॉइडल वेव ही हैं। तो हम लोग इसका अगर ग्राफ हमको देखना पड़े तो इसका ग्राफ होता कैसे है इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसके लिए हम अगर खींचे ग्राफ तो ये हमारा हो गया टाइम और इधर हो गया हमारा ये वोल्टेज। अब यहाँ पे हम लोग को देखना समझना ज़रूरी है कि इस केस में अगर इस फार्मूला की हम बात करें तो जब हम टाइम t का वैल्यू 0 लेंगे तो टाइम t का वैल्यू 0 लेंगे तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E = V0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है साइन t का वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 का मतलब ये पूरा टर्म्स 0 हो गया, E का वैल्यू 0 होगा। और इसलिए हम लोग इस केस में क्या देख रहे हैं कि टाइम t = 0 पे E का चूंकि वैल्यू 0 है, तो जब E का ही वैल्यू 0 है तो टाइम t = 0 पे E का वैल्यू 0 होना पड़ा, इसीलिए E यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होके तब अपना जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ये बढ़ते चला जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इस केस में भी अगर हम लोग टाइम t = 0 लें तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन का ही फंक्शन है। तो इस केस में भी अगर हम लोग टाइम t = 0 पे बात करें यहाँ पे तो करंट का वैल्यू 0 होना पड़ा, तो इधर कहीं से स्टार्ट करते हैं तो करंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसलिए ग्राफ को इसी ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करके यहाँ पे ले जाते हैं। मगर इस केस में अगर हम देखें कि टाइम t = 0 हो तो यहाँ पे cos 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब E का वैल्यू हो जाएगा E0 के बराबर। मतलब उस वक्त टाइम t = 0 पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो तुम्हारा हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर। और ठीक इसी तरह इस इक्वेशन में भी हम देखें कि जब टाइम t = 0 है तो हमारा करंट एट दैट इंस्टेंट क्या हो जाएगा, I0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये रहा कि जब ये टाइम t = 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट होता है उसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को लें, इस इक्वेशन का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो टाइम t = 0 पे E का वैल्यू कितना दिखाना पड़ा, E0। तो यहाँ पे मान लो E0 है, पीक वैल्यू है, तो हम लोग ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ले जाते हैं, क्योंकि ये टाइम t = 0 पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू E का वैल्यू है, और E का वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये हमारा E0 के बराबर। तो E0 तो यहाँ तक है, तो इसलिए हम लोग E का वैल्यू हम लोग लेंगे E0 के बराबर, यहाँ से स्टार्ट होगा। और ठीक उसी तरह अगर हम करंट का इसमें ग्राफ खींचें तो I है और इधर T है, तो ये भी टाइम t = 0 पे I का वैल्यू I0 के बराबर है। तो हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट कहाँ है, वहाँ से हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करके ऐसे चलाएंगे। तो ए ग्राफ में हम देख रहे हैं तो वेरिएशन हल्का दिख रहा है। यहाँ पे टाइम t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे टाइम t 0 पे पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, बस इतना ही है। और हम लोग दोनों फार्मूले को यूज करके हैं जो अपना काम है वो हम लोग करते हैं।